सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 5 के आगे के टॉपिक। इसमें पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट और अल्टरनेटिवली द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। जब हम एक करेंसी को एक्सप्रेस करते हैं दूसरी करेंसी की टर्म में तो उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेटेस्ट से देर आर टू नेशन, इंडिया एंड चाइना। अब आपको पता है इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है और चाइना की करेंसी युआन है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रुपी एंड युआन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रुपी नीडेड टू परचेज द युआन। एक्सचेंज रेट, अब अगर हमें देखना हो कि इंडिया की करेंसी और चाइना की करेंसी के बीच का एक्सचेंज रेट क्या है तो हम ये देखेंगे कि हमें कितने रुपी चाहिए एक युआन परचेस करने के लिए, वही हमारा एक्सचेंज रेट होगा। मान लो हमें 11 रुपये चाहिए पर युआन परचेस करने के लिए, इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी है 11 रुपीज़ इज नीडेड टू परचेस अ 1 युआन, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया 11। द फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला इकोनॉमिक फैक्टर, अगर हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और स्टेबल इन्फ्लेशन होगा तो हमारी करेंसी स्ट्रेंथन होगी और हमारा इन्फ्लेशन रेट कम होगा। देन होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर किसी नेशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसकी करेंसी की ज़्यादा वैल्यू होती है। देन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटी, नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ नेशन अफेक्ट द एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। अगर हमारी होम कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है तो हमारी जो करेंसी है वो भी स्ट्रेंथन होगी। देन इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट एंड करेंसी वैल्यू आर इम्पैक्टेड बाय चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। व्हेन एवरीथिंग इज इक्वल अ कंट्री ग्रेटर इन्फ्लेशन रेट विल नीड टू डिक्लाइन इन डिमांड फॉर इट्स ओन करेंसी। ये कह रहा है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स हम सेम रखें तो अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन होगी। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। हमारा एक्सचेंज रेट क्या है इस चीज़ पे, पीओपी डेफिसिट में है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है एक नेशन का, फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रॉफिट है वो कम है उसकी एक्सपेंडिचर से। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो ज़्यादा है हमारी सप्लाई से, और जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो हमारे प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा और हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। देन टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, पहला एक्सचेंज रेट सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है, खुद से अपना एक्सचेंज रेट मतलब डिटरमाइन करती है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे गोल्ड, सिल्वर या किसी और प्रीशियस मेटल के कंपैरिजन में। A system known as fixed exchange rate is one in which the value of currency of one nation is fixed in respect of value of another nation or basket of currency by the government. अब इसकी एडवांटेज क्या है कि ये अगर हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा स्टेबल रहता है, ये स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। दूसरा, करेंसी वैल्यू आर स्टेबल प्रोटेक्टिंग इन फ्रॉम चेंज इन मार्केट, अगर हमारी करेंसी वैल्यू स्टेबल है तो मार्केट में कोई भी चेंज हो उससे हमारी जो वैल्यू है करेंसी वैल्यू वो प्रोटेक्टेड रहती है। दूसरा, इट इनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ नेशन, आप खुद देखो एक जो इन्वेस्टर है वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिसका करेंसी रेट फ्लक्चुएट होता चला जा रहा है, या उस कंट्री में जिसमें पता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल है। ऑफकोर्स उसमें जहाँ पे स्टेबल है तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इन्हांस करती है। दूसरा, इट सपोर्ट एन इकोनॉमीज एफर्ट टू कीप इन्फ्लेशन रेट स्टडी एंड स्टेबल, ये इकोनॉमी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो स्टडी और स्टेबल रखती है, मतलब इन्फ्लेशन रेट एकदम से ऊपर नहीं जा सकता, एकदम से नीचे नहीं आ सकता क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। रिड्यूस द स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रेडिंग एज देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर चेंज एंड रेट मूवमेंट। अब कुछ ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो होती नहीं है कि हमारा रेट इतना ऊपर जा सकता है फ्यूचर में या इतना नीचे आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड करके बैठी है। तो स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रेडिंग का जो है वो बहुत कम हो जाती है। स्पेकुलेटिव करेंसी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मैंने आज करेंसी खरीद ली इस एम से कि बाद में जो है इस करेंसी की वैल्यू घट जाएगी और बढ़ जाएगी और मैं बेच के प्रॉफिट कमा लूँगी। देन आता है डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपको पता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वही हमारा रेट डिटरमाइन करती है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया बस वही होगा। इससे कई बार क्या होता है इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ट्रेड और कैपिटल फ्लो में। देन स्पेकुलेटिव अटैक, नेक्स्ट लिमिटेशन है स्पेकुलेटिव अटैक। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेकुलेटिव अटैक के बहुत चांसेस रहते हैं। मान लो किसी ने प्रिडिक्ट कर लिया कि गवर्नमेंट आगे
किस रेट पे हमारा एक्सचेंज रेट क्या रखने वाली है, तो वो इसकी हेल्प से स्पेकुलेटिव अटैक कर सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल होगा हमारी इकोनॉमी के लिए. देन अनरियलिस्टिक सिनेरियो, फिक्स एक्सचेंज रेट सेट एट लेवल दैट डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मार्केट फंडामेंटल लीडिंग टू द मिस अलाइनमेंट. दिस कैन रिजल्ट इन परसिस्टेंट ट्रेड इम्बैलेंस एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर. अब क्या होता है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम तो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, तो मार्केट में क्या चल रहा है वो करेंटली प्रॉपर तरीके से हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में रिफ्लेक्ट तो नहीं होता, तो इस वजह से कई बार अनरियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट कर देती है. देन नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जहाँ पे जो सप्लाई एंड डिमांड होती है एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज की, वो डिटरमाइन करती है कि करेंसी की वैल्यू क्या होगी या नेशन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा. एडवांटेज क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, जितनी भी लिमिटेशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की थी वो सारे एडवांटेज हो जाएंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के. सबसे पहले अलाउ करेंसी टू ऑटोमेटिकली रिएक्ट टू मार्केट फोर्स, असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. देन गिव सेंट्रल बैंक मोर फ्रीडम टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसीज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन. अब पहले क्या होता था कि सेंट्रल बैंक ही तो कंट्रोल करती थी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान रखती थी कि कब रेट नीचे गिर रहा है कब ऊपर गिर रहा है, तो काफ़ी सारा जो टाइम था वो उसी में चला जाता है. बट अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो सेंट्रल बैंक बहुत अच्छे से अपने बाकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे ध्यान दे सकती है एज कंपेयर टू फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में. देन नो फॉरेन रिजर्व आर रिक्वायर्ड अंडर द एक्सचेंज रेट सिस्टम. इन दिस अरेंजमेंट एनी डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर इमीडिएटली एडजस्टेड. क्योंकि सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, तो हमने पढ़ा है कि डिमांड एंड सप्लाई खुद से इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो अगर कोई भी डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो इमीडिएटली वो खुद से एडजस्ट हो जाता है. देन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जितनी भी एडवांटेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की थी वो डिसएडवांटेज बन जाएंगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की. पहला लैक ऑफ स्टेबिलिटी तो होती ही नहीं है, ऊपर नीचे रेट चलता रहता है. Then vulnerability to external shock. Country with a flexible exchange rate system may be more vulnerable to external economic shock factors such as global economic downturn. अब क्योंकि मार्केट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, मान लो कि कल के दिन को किसी दूसरी कंट्री में क्राइसिस हो गए तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट दिखेगा, और इम्पैक्ट कंट्री मार्केट में दिखेगा तो हमारे एक्सचेंज रेट पे भी दिखेगा, तो मोर वर्नेबिलिटी टू द एक्सटर्नल शॉक. देन मार्केट स्पेकुलेशन. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द लैक ऑफ फिक्स्ड रेट में इनकरेज द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी. अब क्योंकि कोई एक रेट तो है ही नहीं, अब सबको पता है कि रेट अभी ये है आगे जाके चेंज होगा, और मिनट पे भी चेंज होता है, तो इसलिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. देन आता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना. मैंने बेसिस दे रखे हैं, फिर दोनों का डिफरेंस दे रखा है. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, बट फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट फोर्सेस वो डिटरमाइन करती है. देन आता है स्टेबिलिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टेबल है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लेक्सिबल है. देन आता है मार्केट एडजस्टमेंट ऑकर थ्रू गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एक्शन. जो भी एडजस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करती है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. देन एग्जाम्पल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एग्जाम्पल है गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में है मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूके, US, जापान एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑपरेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. देन आता है रिस्क ऑफ स्पेकुलेटिव अटैक. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ज़्यादा रिस्की है स्पेकुलेटिव अटैक के, एज स्पेकुलेटर में इंगेज इन मैसिव बाइंग और सेलिंग इन अ फोर्स इन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज रेट. लेकिन जो फ्लेक्सिबल है वो लेस पॉन्ड है स्पेकुलेटिव अटैक के. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग अ आउटसाइड पार्टी to manufacture product or carry out the service that had been carried out internally by a company personal till now. मतलब हम किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो अब तक हमारी कंपनी खुद करती थी. कंपनी टिपिकली इंगेज इन आउटसोर्सिंग एज अ कोस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी. कंपनी क्यों जाती है आउटसोर्सिंग में? ताकि वो कोस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी अपना पाए. उसे ये लगता है कि जो काम हमारी कंपनी ज़्यादा कॉस्ट पे कर रही है, अगर हम उसे आउटसोर्स करें तो हम उसे कम कॉस्ट पे कर सकते हैं. जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ आईफोन्स प्रोडक्शन आर आउटसोर्स टू द अदर नेशन बाय द वेल नोन कंपनी एप्पल. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग? तो पहला है कॉस्ट सेविंग. आपने अभी पढ़ा कि कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी है, तो
तो कॉस्ट तो सेव होगी। आउटसोर्सिंग कैन रिड्यूस द कॉस्ट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लोअर लेबर रेट इन अदर रीजन और कंट्री। हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरी कंट्री में मान लो इंडिया के अंदर जो लेबर रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कंपेरिजन टू अमेरिका, तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में आउटसोर्स करती है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकती है और कम कॉस्ट पे अपना सामान बनवा सकती है। देन फोकस ऑन कोर एक्टिविटी, अगर कोई भी कंपनी अपनी जो साइड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आउटसोर्स कर देती है तो वो मेन एक्टिविटीज़ या कोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकती है। देन एक्सेस टू एक्सपर्टीज़, जो भी आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करते हैं वो स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, तो अगर हम उन्हें काम देते हैं तो हम आसानी से एक्सेस टू एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। देन स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर किसी भी कंपनी को अपना ऑपरेशन बढ़ाना हो, मतलब स्केलेबल करना हो, तो अगर वो आउटसोर्सिंग की हेल्प ले तो वो उसे काफ़ी जल्दी कर सकता है, और कल के दिन को अगर उसे वो बंद करना हो तो आराम से कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद से वो काम करने लगे तो उसे सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी और कल अगर उसे बंद करना पड़ा तो उसे काफ़ी लॉस होगा। देन इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी बाय पार्टनरिंग विद फर्म दैट स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक सर्विस, कंपनी कैन बेनिफिट विद हाई क्वालिटी। अगर हम पार्टनर करते हैं उन फर्म के साथ जो इस सर्विस में स्पेशलाइज है, बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो हमें हाई क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी हेल्प से हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग कैन हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एंड मैनेज रिस्क बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एक्सटर्नल पार्टनर, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारा रिस्क भी कम हो रहा है। देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो भी मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी इनोवेटिव सॉल्यूशन आता है वो आउटसोर्सिंग पार्टनर हमें प्रोवाइड करेगा, तो हम एक्सेस कर पाएंगे लेटेस्ट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को। देन ग्लोबल रीच, आउटसोर्सिंग कैन फैसिलिटेट अ ग्लोबल एक्सपेंशन बाय प्रोवाइडिंग अ लोकल एक्सपर्टीज। अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है जो इंडिया में मेरे को बेचना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इंडिया के आउटसोर्सिंग वाली कंपनी को ही वो प्रोडक्ट बनाने को दे सकती हूँ। अब क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में ही बनना है और वो इंडिया में रहते हैं, तो उन्हें पूरे सिनारियो के बारे में पता है, तो वो प्रोडक्ट वैसे ही डिज़ाइन करेंगे जैसा वहाँ के लोगों को चाहिए होगा। सो मुझे ग्लोबल रीच मिलेगी, मुझे आसानी से नए मार्केट में एंटर करने का तरीका मिलेगा। Then other disadvantage, loss of control. When tasks are outsourced, maintaining the desired quality of work can be challenging since the company has लेस डायरेक्ट ओवरसाइट ओवर द प्रोसेस। अब देखो, अगर कोई भी टास्क मैंने ओवरसाइट करा है तो मैं डिज़ायर क्वालिटी मेंटेन करके तो नहीं रख सकती, क्योंकि कोई और वो चीज़ काम कर रहा है। मैं सिर्फ उन पे प्रेशर डाल सकती हूँ या उन्हें बता सकती हूँ कि ये काम आप ऐसे करो, मुझे ऐसी क्वालिटी चाहिए, बट मेरा ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं होगा ना। दूसरा, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क। अब मैं अपना प्रोडक्ट किसी को बनाने के लिए कह रही हूँ तो मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि क्या एल्गोरिथम लग रही है, कैसे वो प्रोडक्ट बन रहा है, पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। अब कल के दिन को अगर वो उस चीज़ को यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट बनाने लगे तो मुझे सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंटिटी का रिस्क है। देन आता है डिपेंडेंसी और आउटसोर्सिंग पार्टनर। जब कंपनी ज़्यादा डिपेंड हो जाती है ना आउटसोर्सिंग पार्टनर के लिए, तो बहुत ही रिस्की होता है। मान लो वेंडर ने आपका काम करके नहीं दिया टाइम पे, तो आपको जिन कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड करनी थी वो आप नहीं कर पाए, तो गुडविल तो आपकी जाएगी ना। देन हिडन कॉस्ट, वाइल आउटसोर्सिंग इज ऑफन परस्यूड फॉर कॉस्ट सेविंग, हिडन कॉस्ट सच एज द ट्रांजिशन कॉस्ट, वेंडर मैनेजमेंट फी एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस आर इरोड दिस सेविंग। अब हम कहते तो है कि हमारा जो आउटसोर्सिंग है वो कॉस्ट सेविंग है, लेकिन बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी होती है, जैसे ट्रांजिशन कॉस्ट, वेंडर मैनेजमेंट कॉस्ट, कम्युनिकेशन एक्सपेंस। जो ये हिडन कॉस्ट को हम ये जो हिडन कॉस्ट है वो हमारी सेविंग को बहुत कम कर देते हैं। दैन कम्युनिकेशन चैनल्स, डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड कल्चर में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टी बिटवीन द कंपनी एंड आउटसोर्सिंग पार्टनर। अब हमारा जो आउटसोर्सिंग पार्टनर है, मान लो वो चाइना का और मैं इंडिया की हूँ, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती, तो हम कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे? तो कम्युनिकेशन चैलेंजेस वहाँ पर आ जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया। अब किस तरीके से इंडिया जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है आउटसोर्सिंग के लिए। तो पहला आता है लार्ज टैलेंट पूल। इंडिया हैज़ अ वास्ट एजुकेटेड वर्कफोर्स विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, मेकिंग इट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर वैरायटी ऑफ आउटसोर्स सर्विस। इंडिया के पास काफ़ी सारी वर्कफोर्स है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट भी है इंग्लिश में, जिस वजह से इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है आउटसोर्स सर्विस का। देन कॉस्ट एफिशिएंसी। अब इंडिया की जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, सो ये इंडिया को कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है। देन स्पेशलाइज स्किल। इंडिया हैज़ डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी इन IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट एंड बैक ऑफिस अमंग द अदर। हमने बहुत सारी स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो है इंडिया में डेवलप करके रख रखी है, जैसे IT सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है आउटसोर्सिंग के लिए। देन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, एडवांस कम्युनिकेशन
एंड सपोर्टिंग एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। देन टाइम जोन एडवांटेज। अब इंडिया का टाइम और वेस्टर्न कंट्रीज़ का टाइम अलग अलग है, जिसकी हेल्प से अगर वो हमारी कंट्री में आउटसोर्स करते हैं तो पूरे टाइम अराउंड द क्लॉक उनका बिजनेस ऑपरेशन चल सकता है। देन गवर्नमेंट सपोर्ट। हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी सारी, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। देन पोटेंशियल बेनिफिट फॉर इंडिया। अगर ऐसा होता है कि इंडिया आउटसोर्स इन डेस्टिनेशन बनता है तो इंडिया के लिए क्या क्या बेनिफिट है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ के लोगों को काम मिलेगा क्योंकि वो अपना काम यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। स्किल डेवलपमेंट, ensuring exposure to international client and project, enhance the skill set of Indian professional, fostering innovation and expertise in various field। अब अगर हमारे जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलते हैं या उनके प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होगी। देन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। आउटसोर्सिंग से काफ़ी सारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा और इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंक्रीज डिमांड फॉर आउटसोर्सिंग सर्विस ड्राइव इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्योंकि बाहर के लोग अगर आउटसोर्स करेंगे तो उनकी डिमांड भी अलग अलग होगी, उसकी हेल्प से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। देन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। आउटसोर्सिंग बूम हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यूमरस स्टार्टअप एंड SMEs एंड IT सर्विस सेक्टर, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। आउटसोर्सिंग ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड की है स्टार्टअप को और स्मॉल कंपनीज़ को, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन स्किल्स को प्रमोट कर रही हैं लोगों में। देन ग्लोबल इंटीग्रेशन। आउटसोर्सिंग की हेल्प से इंडिया इंटीग्रेट कर पाता है ग्लोबल इकोनॉमी से और हमारा जो पार्टिसिपेशन और इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस में वो भी बढ़ता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन प्रमोटिंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल। कि मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। मल्टीनेशनल कंपनी प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ड्यू टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ग्लोबल रीच and ability to drive the innovation. There are the key ways MNC contribute to the sustainable development. पहला है innovation and technological transfer. MNC invest in research and development to create a sustainable technology, product and process. Technology transfer, they facilitate the transfer of sustainable technology and practices to develop the country. अब MNCs क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल सके जो सस्टेनेबल हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बना सके जो सस्टेनेबल हो, एक ऐसा प्रोसेस बना सके जो सस्टेनेबल हो। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। MNCs जो है वो जॉब क्रिएट करती है होस्ट कंट्री के लिए, जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये हमारा SDG गोल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो सबको और कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करो। देन एनवायरमेंटल स्टेवरशिप। MNC इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जैसे रिड्यूस कार्बन इमिशन, कंजर्विंग वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्ट। MNCs जो हैं वो बहुत सारी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे अपनी कंपनीज में लगाती हैं, जैसे कार्बन इमिशन को कम करना, कंजर्विंग वाटर, मिनिमाइज वेस्ट। एंड मैनी MNC इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। और बहुत सारी MNCs तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो अपना ऑपरेशन जो है वो रिन्यूएबल सोर्स से कर सकें। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। MNC ऑफन इंगेज इन CSR एक्टिविटी दैट सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन अ रीजन वेयर दे ऑपरेट। बहुत जो MNCs होती हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर इन्वायरमेंट से कुछ ले रही हैं, सोसाइटी से कुछ ले रही हैं, तो वो सोसाइटी को कुछ देंगी भी। तो वो पार्ट होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। वो बहुत सारी MNCs और मेनली सारी ही MNCs कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ जो है वो करती हैं, जिसमें वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप निकलती है ना टाटा वालों की या अंबानी ग्रुप्स की या किसी की भी, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट होता है। देन ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड कंपाइज। MNC अडॉप्ट एंड अडेयर टू इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। जो MNCs होती हैं वो जो इंटरनेशनल सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें अडॉप्ट भी करती हैं और उन्हें अडेयर भी करती हैं, मतलब उन्हें इम्प्लीमेंट भी करती हैं, उन्हें फॉलो करती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है। देन
अब आ जाते हैं की चैलेंजेस एमएनसी फेसेस इंटीग्रेटिंग अ सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर बिजनेस ऑपरेशन। क्या क्या चैलेंजेस हैं जब एक एमएनसीज जो है वो सस्टेनेबिलिटी को अपने बिजनेस में लगाती है। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन। नेविगेटिंग डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड सोशल रेगुलेशन अक्रॉस द कंट्री कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। अब मान लो एक एमएनसीज जो होती हैं वो तो कई सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। अब किसी एक कंट्री की जो डिमांड है वो अलग है, दूसरे की अलग है, तो उन्हें सारी ही कंट्री की डिमांड फुलफिल करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देन इकोनॉमिक प्रेशर। Sustainable practices often require significant upfront investment, which can be challenging for companies focused on short-term financial performance. अगर आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिस लगानी है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उन कंपनीज़ के लिए जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ध्यान देती हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प कर सकती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंश्योर दैट ऑल सप्लायर अडहेयर टू सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड इज चैलेंजिंग। अब आप ये इंश्योर करना कि आपका जो पूरी सप्लाई चेन, आपके जितने भी सप्लायर हैं वो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये तब जब आप बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल सप्लायर्स से डील कर रहे होते हो। देन आ जाता है मीजरिंग एंड रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी। अब क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का कोई भी मीज़र करने का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, सो ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है कि आप एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करो, उसे कॉम्प्रीहेंड करो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को डिलीवर करो। देन स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। बैलेंसिंग अ डाइवर्स समटाइम कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूड इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड लोकल कम्युनिटीज चैलेंजिंग। मतलब आपके इतने सारे स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय और लोकल कम्युनिटी। उन सब की जो डिमांड है वो फुलफिल करना एक साथ, कई बार उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग भी होती है, बट फिर भी उसे मैनेज करना, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ को भी लगाना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। देन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फोकस। It is often pressure from a shareholder and market to deliver a short-term financial result, which can be conflict with the long-term nature of sustainable investment. देखो, मैंने अभी बताया कि सस्टेनेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। लेकिन स्टेक होल्डर और मार्केट की बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट उन्हें डिलीवर करो, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट में, कि आप सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करो तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं शो होगा, बट लॉन्ग टर्म में शो होगा। लेकिन मार्केट आपको प्रेशराइज करे कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट शो करो। देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैन बी कॉस्टली एंड कैरी अ रिस्क एसोसिएटेड विद अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बना तो रहे हो, लेकिन उस चीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और एक नई टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली अपने प्रोसेस में लगाना, अपनी कंपनी में लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इसी के साथ ये यूनिट भी ख़त्म होती है। आपका इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कोई भी और चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।